हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो आई होप जो वीडियो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ या फिर जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आई होप वो चीज़ें हेल्पफुल रही होंगी। तो थोड़ा चैनल को शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, थोड़ा हेल्प हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं। हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, लाइक हमने रैंडम वेरिएबल के बारे में देख रहे थे, एक्सपेक्टेशंस देखा था। अब उससे आगे थोड़ा चलते हैं। तो हर किसी ने मतलब सब ने एफ तो फॉलो की है, ठीक है। तो एफ के अंदर हमारे पास एक दो ऐसे क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब उनमें समझने के लिए चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं पे भी आ सकते हैं। लाइक डी के लिए पेपर के लिए अपेयर होते हो वहाँ पे, ISS के लिए, किसी भी पेपर के लिए, IIT जैम में कहीं पे भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ में दे रखे हैं। मतलब देखो एफ भी इतनी अच्छी बुक है कि तुम उसको ढंग से पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैं एफ का क्वेश्चन उठा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है, तो उसको समझते हैं कि उसमें क्या बोला हुआ है या फिर उसकी स्टेटमेंट क्या है। तो उसने बोल रखा है, हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्या है वो, सॉरी, कि हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन है, और क्वेश्चन होगा तो गिवन होगा। तो वहां पे हमें बोल रखा है कि x1 x2 सो ऑन xn, ठीक है। कुछ रैंडम वेरिएबल्स हैं जो IID है, ठीक है। IID रैंडम वेरिएबल्स हैं। अब ये तो मैंने बोल दिया IID, इसके बारे में कुछ नहीं बोला। इसके बाद इसने बोला कि हमारे पास जो SN इसने डिफाइन किया, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn, ठीक है। ये हमारे पास था कि हमारे पास कोई IID रैंडम वेरिएबल्स दे रखे हैं। फिर इसने एक टर्म डिफाइन की SN, एंड दिस SN इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द IID रैंडम वेरिएबल्स, ओके। फिर इसने बोला कि सबसे पहले तुमसे पूछ रखा है, दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं इस एक के अंदर। इसने बोला कि हमें बताना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ SK डिवाइडेड बाय SN, ठीक है, ये बताना है। और सेकंड क्वेश्चन इसने बोला कि तुम्हें एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है इसकी x1 की, गिवन दैट SN इक्वल टू T, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहली बात है, इसने IID रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन कर दी है n, उसके बाद SN डिफाइन किया कि nth टर्म जितनी भी IIDs आएंगे जो रैंडम वेरिएबल्स थे उनका समेशन। उसके बाद इसने ये एक्सपेक्टेशंस पूछी है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को देख लेते हैं कि इस पार्ट 1 में बोलना क्या चाह रहा है। तो इसने बोला SK, ठीक है। तो SK विल बी x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn, सॉरी xk, ठीक है। दूसरी टर्म है SN, दैट थिंग इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn, ठीक है। सबसे पहली चीज हमारे पास ये थी। तो इसने हमसे बोला कि तुम्हें क्या करना है, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करना है। सो बेसिकली इन टर्म्स को हम इस वाली टर्म से डिवाइड करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो SK डिवाइडेड बाय SN इज बेसिकली x1 डिवाइडेड बाय SN प्लस x2 डिवाइडेड बाय SN प्लस सो ऑन xk डिवाइडेड बाय SN। सबसे पहली चीज जो इन्होंने बोल रखा था, ठीक है। अब इतनी चीज आ गई, तो हमें क्या करना है, इस वाली टर्म की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस थिंग। सो दिस विल बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस होल थिंग, ठीक है। अब सारे IID है, सबसे पहली बात। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसने बोला कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी इस टर्म की, ठीक है। तो हमने एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो वो प्रॉपर्टीज क्या बोलती थी कि जो एक्सपेक्टेशन होता है वो सेपरेट हो जाता है समेशन टर्म्स के ऊपर। तो यहाँ पे भी वही चीज चलेगी थी, जैसे ही इस एक्सपेक्टेशन को हम ब्रेक करेंगे, सो दिस विल बी टर्निंग लाइक expected value of x1 divided by Sn plus expected value of x2 divided by Sn and so on, expected value of xk divided by Sn, ठीक है। अब यहाँ पे जो नोट करने की बात है, जो IID दिया था उसका क्या मीनिंग होगा। तो IID था, उसका मतलब जो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू फर्स्ट टर्म की आएगी वही सेकंड टर्म की आएगी, एंड सिमिलरली सारी टर्म्स जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो सब सेम आएंगी। तो उससे ये वाली टर्म कुछ वैल्यू रही होगी कि इसकी फाइनल वैल्यू आई होगी सम m, ठीक है। मान लेते हैं, मैंने नाम दे दिया, तो इस टर्म की भी वैल्यू आई होगी m, एंड सो ऑन जो kth टर्म है इसकी भी वैल्यू आई होगी m, ठीक है। यहां तक ये नोट करने की चीज थी। मैंने इस टर्म को ब्रेक किया, डिनोमिनेटर कांस्टेंट था हर एक का, वहां पे x1 x2 इन सब में सेपरेट किया। उसके बाद वैल्यूज को हमने सेपरेट किया एक्सपेक्टेड वैल्यू को, जिसके बाद मैंने बोला कि IID था तो सारी एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम होंगी, ठीक है। तो सारी एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम, इसका मतलब हर एक कुछ m वैल्यू ले रही होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ m, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे पता चली कि सारी एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम थी, तो सबकी वैल्यू m, के फैक्टर थे तो k से मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद हमें बात करनी है, हमें इस टर्म में k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो k को हम किस फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर मैं ले लूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Sn डिवाइडेड बाय Sn, so that thing will be expected value of 1
दैट इज ए कांस्टेंट इज गिविंग 1। ठीक है, अब Sn को अगर मैं Sk वाली फॉर्म में लिखना चाहूं, सो दिस विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn डिवाइडेड बाय Sn, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, जो यहाँ पे हमने यूज किया उसको ही यहाँ पे यूज करेंगे। सो दिस विल बी n टाइम्स ऑफ m, दिस थिंग विल बी 1। ओके, तो यहाँ पे m की वैल्यू हमें मिल गई कि m इक्वल टू 1/n। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू पता चल गई कि जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी Sk डिवाइडेड बाय Sn, दिस विल बी इक्वल टू k/n। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड IIT जैम में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी काफी इजी था। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तुम्हें। अब इसको अगर हम आगे चलना चाहें, जो सेकंड पार्ट था, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, किस फॉर्म में सोल्व करेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 गिवन Sn इक्वल टू t, तो Sn की कोई वैल्यू दे दी, इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 गिवन Sn इक्वल टू t। ओके, तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे लगाया उसी की बात करेंगे। अगर मैं लिखूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Sn गिवन दैट Sn इक्वल टू t। ठीक है, अब इस चीज को समझेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा क्या, इसने बोला कि तुम मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू बताओ Sn की सच दैट Sn इक्वल टू t। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि Sn ने पहले ही एक वैल्यू ले ली, कि Sn ने अपनी वैल्यू t ले चुका है, उसके बाद तुम Sn की एक्सपेक्टेड वैल्यू बताओ। तो ये तो वो बात होगी ना कि भाई मैं घर से निकला, मेरे को मेरे फ्रेंड के घर जाना है, कोई बोले कि मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, अब तुम बताओ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मतलब क्या समझ में आया कि कोई तुम्हें बोल रहा है कि हाँ भाई ये वहां पे जा रहा है, और फिर तुमसे ये भी पूछ रहा है कि बताओ ये कहाँ पे जा रहा है। तो वो तो यार सामने वाले ने आंसर दे दिया, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमारे पास आएगी, दिस विल बी इक्वल टू टी, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे इसी फॉर्म में जो पीछे वाला था। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn डिवाइडेड बाय Sn गिवन t, दिस इक्वल टू t। ओके, ये सब IID होंगे, तो पीछे वाले में ब्रेक कर देंगे। सो दिस विल बी n इंटू सम टर्म k, अगर इनकी सब कॉन्स्टेंट्स के आ रहे थे, दिस इक्वल टू t। ओके, सो जो फाइनल टर्म आएगी k, दैट इक्वल टू t बाई n। ओके, तो ये k क्या हो गया, ये वाली टर्म। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 गिवन Sn इक्वल टू t, दिस विल बी इक्वल टू t बाई n। ठीक है, तो ये एक हमारे पास क्वेश्चन था जो हमारे FMS की बुक में भी है, और काफी जगह इसका काफी यूज है। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है, ये काफी जगह पे यूज होगा। चलो, इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि एक्सपेक्टेशन के बारे में हमने एक चीज देखी थी कि जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती थी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, दिस वाज गिवन बाय माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x डॉट fx dx। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके थे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ ये होती है। लेकिन एक्सपेक्टेशन के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास CDF गिवन हो। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर CDF गिवन है तो CDF का डायरेक्ट यूज करके हम लोग इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा, दैट फॉर्मूला इज, तो सबसे पहले तो नोट करके लिखेंगे इस चीज को कि इफ ए रैंडम वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, अगर हमारा रैंडम वेरिएबल नॉन नेगेटिव है एंड कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, और उसका CDF हमें गिवन है कि CDF ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल इक्वल टू कैपिटल Fx। ओके, तो इसके बाद अगर इतनी कंडीशंस हमें पता हो, इन दैट केस अगर उस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x बताओ, सो दिस थिंग विल बी इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 1 माइनस fx dx। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या किया, एक CDF गिवन था किसी नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, तो उसका यूज करते हुए हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू डिफाइन की, दैट थिंग इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 1 माइनस कैपिटल Fx दैट इज CDF dx। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। इसका मतलब प्रूव कैसे होगा उसके रेस्पेक्ट में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर के लिए अपेयर कर रहे हो तो उसके लिए तुम्हें इसका प्रूव आना चाहिए। हो सकता है प्रूव करने के लिए बोल दे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव के लिए जा रहे हैं तो उस केस में हम इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज की एक दो चीजें जो मैंने अभी समझाई, आई होप ये चीजें समझ में आएंगी। इसके बाद मैंने बोला था कि हम अभी वेरिएंस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, कि किसी रैंडम वेरिएबल का हम वेरिएंस किस फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो अब का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। कि किसी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस हम किस फॉर्म में डिफाइन करेंगे, क्या होता है।
तो एक्सपेक्टेशन का यूज करके हम वेरिएंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो बेसिकली μ2 दैट इज वेरिएंस, तो सेकंड मोमेंट, इसको हम सोल्व करेंगे. सो दिस थिंग विल बी वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इसका होल स्क्वायर. ओके, तो जो वेरिएंस होता है हमारे पास, दैट थिंग इक्वल टू दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल. इसको ही अगर आगे कंटिन्यू करते हैं, देन दिस थिंग विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, दिस इज वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स. ओके, इसके बाद ये हो गया वेरिएंस का फॉर्मूला. अब इसको ही कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास कुछ होता है कि अगर हम रैंडम वेरिएबल एक्स को रख के और किसी रैंडम वेरिएबल की बात करें, मतलब कोई फंक्शन बना देते हैं, तो अगर हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी, देन दिस थिंग विल बी ए स्क्वायर टाइम वेरिएंस ऑफ एक्स. ओके, किसी भी कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है. ठीक है, वेरिएंस बेसिकली वेरिएबिलिटी को डिफाइन करता है. ठीक है, तो अगर हम ए फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वेरिएबिलिटी भी मतलब काफी इंक्रीज हो जाएगी. और अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं और उस कांस्टेंट के लिए हम बात करते हैं कि इस कांस्टेंट की वेरिएबिलिटी क्या होगी, तो कांस्टेंट की वेरिएबिलिटी 0 होती है. ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट उसने बोल ही दिया कि हमारे पास कांस्टेंट है, दैट मींस ए कांस्टेंट है. ओके, इसके बाद हम आगे बात करते हैं कोवेरिएंस के बारे में, कि अगर हम ले लेते हैं कोवेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x, y, तो सबसे पहली बात तो दो रैंडम वेरिएबल होंगे यहाँ पे. एक रैंडम वेरिएबल होगा x, एक होगा y. इसने बोला कोवेरिएंस, तो यहाँ पे कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ओके, इनटू y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y. ओके, दिस इज द कोवेरिएंस ऑफ x एंड y. इसको जब हम फर्दर सोल्व करेंगे, दिस विल बी कमिंग आउट टू बी एक्सपेक्टेशन ऑफ x y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x डॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ y. ठीक है, अब यहाँ पे जो कोवेरिएंस की टर्म में हमें जो चीज ध्यान रखनी है वो क्या होती है, उसके बारे में बात कर लेता हूँ. तो वो चीज क्या होती है उसको नोट करेंगे. तो जो कोवेरिएंस होता है, सबसे पहली बात, जो कोवेरिएंस हमारे पास एक टर्म होती है कि कोवेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई, दिस इज बेसिकली जो लीनियर रिलेशन होता है हमारे पास. ठीक है, दिस ओनली काउंट्स द लीनियर रिलेशनशिप. ठीक है, मैंने बोला कि हमारे पास जो कोवेरिएंस होता है वो किन्हीं दो रैंडम वेरिएबल्स एक्स और वाई के बीच में जो लीनियर रिलेशन होता है उसको काउंट करता है. हो सकता है हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल था, उनका कोवेरिएंस 0 आ गया, तो तुम ये नहीं कह सकते कि उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है. हो सकता था उनके अंदर क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, सर्कुलर हो, कोई भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन उस केस में लीनियर नहीं होगा. ठीक है, तो अगर वो दोनों रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे और वी कैन से लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, इन दैट केस इफ x and y are linearly independent, in that case this term, covariance term, that is covariance of x and y, this will be 0. so इसको यहाँ से इक्वेट करेंगे तो expectation of x y, this will be equal to expectation of x dot expectation of y. ठीक है, तो अगर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, इन दैट केस जो कोवेरिएंस की टर्म होती है, दिस विल बी इक्वल टू 0. hence expectation of x y equal to expectation of x dot expectation of y. ठीक है, तो अगर हमारे पास उसने बोल दिया कि इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट अगर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट किसी भी फॉर्म में इंडिपेंडेंट बोला है, उसका मतलब लीनियरली भी इंडिपेंडेंट होंगे. दैट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए कोवेरिएंस टर्म 0 होती है, बट कोवेरिएंस टर्म 0 हो इसका मतलब जरूरी नहीं कि उनके अंदर कोई रिलेशन भी ना हो. ठीक है, हो सकता था दूसरा रिलेशन हो. ठीक है, ये चीज थी हमारे पास कोवेरिएंस के बारे में. ठीक है, लेकिन जो कन्वर्स मैंने बोला कि अगर कोवेरिएंस इक्वल टू 0 होगा तो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे, इस बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते. लेकिन अगर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा, ठीक है, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर बर्नौली है, इन दो केसेस में अगर कोवेरिएंस 0 होगा, इन दैट टर्म वी कैन से दैट वो दोनों इंडिपेंडेंट भी होंगे. ठीक है, ये दो तीन चीजें थी जो यहाँ पे याद रखनी है. इसके बाद कुछ और फॉर्म्स होते हैं कि अगर हम ले लें एक पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल x को, उसके बाद मैं लिखूं कोवेरिएंस बताओ x, x, सो दिस थिंग विल बी वेरिएंस ऑफ x. ठीक है, एक रैंडम वेरिएबल का उसी के साथ कोवेरिएंस देखेंगे तो उसका वेरिएंस बताता है. ये सबसे पहला नोट हो गया. सेकंड नोट यहाँ पे हम करके लिखेंगे कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, दिस विल बी इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ वाई एक्स. ठीक है, आगे पीछे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. थर्ड नोट करके यहाँ पे लिखेंगे कि कोवेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी कोमा सी वाई प्लस डी, दिस विल बी इक्वल टू ए सी कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई. ओके,
क्योंकि बाकी टर्म्स तो कांस्टेंट है, उनके लिए तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। वेल उसके बाद हम चौथे पार्ट के ऊपर आते हैं, जो नोट करके मतलब ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब हम लिखते हैं कोवेरियंस ऑफ x प्लस वाई कोमा जेड। सो दिस थिंग विल बी कोवेरियंस ऑफ x कोमा जेड प्लस कोवेरियंस ऑफ y कोमा जेड। ठीक है, यहाँ पे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो उसका वही रोल होगा कि ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर आके। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ नोट है वो है कि अगर हम वेरिएंस के ऊपर बात करें कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, अगर ये हमें फाइंड आउट करना है, सो दिस थिंग विल बी ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2ab कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास कोवेरिएंस और वेरिएंस के बारे में कुछ चीज़ें थी जिनको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो किसी भी पेपर के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये यूज हो जाती हैं, तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनको हमेशा याद रखना है। तो आज के वीडियो में यहीं पे आगे की चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे एक्सपेक्टेशन की कि हाँ किस किस फॉर्म में उनके अंदर इंटर रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।